गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकवांच बेगम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके जो पेपर है थर्ड अधिगम और शिक्षण लर्निंग और टीचिंग जिसको अपने कहते हैं उसका कल अपने अध्ययन शुरू किया था। तो बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कल पहली वीडियो मैंने बनाई थी थर्ड पेपर जो है अधिगम और शिक्षण उसकी। तो आज अपने जो है दूसरी वीडियो बना रहे हैं उसकी। तो ये रेगुलर जो है ऑनलाइन क्लासेज आपको चलेगी। तो आप डेली जो वीडियो अपलोड की जाती है यूट्यूब चैनल पे उसको देख लिया करें अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ चीज़ समझ ना रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो है उसके बारे में दोबारा से बता दिया जाएगा। तो आज अपने कक्षा बीएड परफॉर्मेंस है, विषय अधिगम और शिक्षण है, लर्निंग और टीचिंग। प्रकरण अपना आज का है अधिगम की प्रकृति व प्रकार। तो अपने अधिगम टॉपिक जो है शुरू किया था कल। जो है अपने अधिगम का अर्थ परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आपको मैंने ये अच्छे से बता दिया था कि अधिगम का अर्थ क्या है, किसको अधिगम कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसके अंदर हमने लिखा था कि सीखना जो है अपने कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं या कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अगर उस ज्ञान को प्राप्त करने से या सीखने से अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाता है तो उसे अपने फिर अधिगम कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहार में होने वाला जो है स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लेंगे कि अपना जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अपने कोई नई चीज़ देख रहे हैं, कोई नया ज्ञान ले रहे हैं और उस ज्ञान के कारण अपने बिहेवियर में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और अगर वो परिवर्तन स्थायी है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो फिर अपने उसको अधिगम कहते हैं। अगर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए होता है, तो फिर अपने उसको अधिगम नहीं मानते। तो आज अपने पढ़ेंगे अधिगम जो है इसकी प्रकृति या नेचर क्या होती है और अधिगम जो है कौन कौन से प्रकार का हो सकता है, मतलब अधिगम कितने प्रकार का हो सकता है, या अपने यूँ कह सकते हैं अपने कितने प्रकार से नए नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, नई आदतों को सीख सकते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब सीखने के प्रकार, कोई भी बच्चा है उसको कैसे कैसे सिखाया जा सकता है या कोई भी बच्चा कैसे सीखता है तो उसके प्रकार देखेंगे अपने। उससे पहले अपने को नेचर देखनी है, प्रकृति, अधिगम या सीखने की जो है प्रकृति क्या होती है। तो अधिगम जो है ये अपने को प्रत्यक्ष दिखता है। ये आपको मैंने कल बताया था कि अपने जो है कोई नई आदत अपने अंदर आ रही है या अपने कोई नई चीज़ देख रहे हैं, कोई नया ज्ञान ले रहे हैं तो अपने उसके कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो अपना जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ये दूसरों को स्पष्ट दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। मतलब अधिगम जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको अपने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसके बारे में कथन भी कर सकते हैं। तो नेचर जो है प्रकृति है, इसके कुछ पॉइंट है अधिगम की प्रकृति के। तो पहला पॉइंट है इसमें, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना जो है, लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा शिक्षक उसको कुछ भी सिखा नहीं सकता, और जब तक सिखाने वाला जो शिक्षक है वो खुद एक्टिव नहीं होगा तब तक भी वो बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकता। तो अधिगम जो है या आपने कह सकते हैं जो सीखना है इसमें जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को भी शिक्षक को भी। तो एक सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम जो है। इसमें जब बच्चा भी एक्टिव होगा, शिक्षक भी एक्टिव होगा, तभी जो है अधिगम हो सकता है, सीखना जो है सफल हो सकता है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे की मनोस्थिति जो है वो सीखने वाली नहीं है, या बच्चे के अंदर जो है अलग प्रकार के कोई विचार चल रहे हैं, बच्चा जो शिक्षक की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से नहीं देख रहा,
तो इसका मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है कक्षा के अंदर, तो जो है वो कुछ भी नई बात नहीं सीखेगा शिक्षक के द्वारा जो सिखाई जा रही है, तो मतलब जो है सक्रिय नहीं होगा जब तक बच्चा, तो अधिगम नहीं हो सकता। यह अधिगम की प्रकृति है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट आता है, सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते बल्कि यह व्यवहारों में प्रकट होता है। ये अपने कल में बात कर रही थी कि अपने में कोई नई चीज़ सीखेंगे तो फिर अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा। जब वो नई चीज़ अपने अप्लाई करेंगे तो सीखने को अपने व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो कोई भी अपने नई चीज़ सीखते हैं, नई आदत अपने अंदर आती है या वो नया ज्ञान अपने लेते हैं, तो उसके कारण अपने व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है उस रूप में अपने उसको देख सकते हैं और प्रत्यक्ष अपने इसको महसूस नहीं कर सकते। व्यवहार में परिवर्तन के रूप में मतलब अधिगम को देखा जा सकता है। किसी भी बच्चे में अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उससे, तो उसको अपने उसके व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा माप सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तीसरा है इसकी प्रकृति के अंदर पॉइंट, अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं। ये अपने परिभाषा में पढ़ा था कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो मतलब अधिगम के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। इसको अपने जो है वापस अगर पहले वाला व्यवहार अपने जो है दर्शाने लग जाए या पहले वाला व्यवहार करने लग जाए तो फिर अपने इसको अधिगम नहीं कह सकते। अधिगम का मतलब है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, जो एक बार हो गया वो वापस बार बार बदला ना जाए। इसके बाद इसकी जो नेचर है, अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। अधिगम की प्रक्रिया है ये अभ्यास पर निर्भर करती है और अनुभव पर। मतलब अपने कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो अपने को उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो वो जो है अधिगम अच्छे से होगा और सीखा गया ज्ञान भी जो है स्थायी हो जाएगा और अपने को लंबे समय तक वो जो है अपने मस्तिष्क के अंदर अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि एक तो अभ्यास और दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस जो होते हैं, एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करता है अधिगम। अगर अपने को कोई पूर्व अनुभव है किसी चीज़ के बारे में, अपने को पूर्व में ज्ञान है या अपने किसी भी बात का या किसी भी कार्य का पूर्व अनुभव रखते हैं उसके बारे में, तो वो जो है सीखना है वहाँ पर अधिक स्थायी हो सकता है और कम समय में मतलब वहाँ पे सीखा जा सकता है, अधिगम हो सकता है अच्छे से। जैसे मान लो भी कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, वो साइकिल चलाना जानता है, उसको साइकिल चलानी आती है अच्छे से, तो अब उसको बाइक चलानी सिखाई जा रही है या वो बाइक चलाना सीख रहा है। साइकिल चलानी आती है पहले से, बाइक चलाना अब सीख रहा है। तब बाइक चलाना सीख रहा है तो उसमें उसका जो पूर्व अनुभव है साइकिल चलाना, क्योंकि उसको साइकिल चलानी आती है तो यह उसका पूर्व का अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो बाइक चलाते समय उसका पूर्व का जो अनुभव है वो उसके वहाँ काम आएगा और वो जो है अधिगम अच्छे से होगा और जल्दी अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार जो है अधिगम है यह अपने कह सकते हैं भी अभ्यास और अनुभव दोनों पर निर्भर करता है। अधिगम अभ्यास पर भी निर्भर करता है और अनुभव पर भी निर्भर करता है। फिर जो सीखना है या अधिगम है सहज क्रिया नहीं है, इसको अपने सामान्य प्रक्रिया नहीं मान सकते, जनरल एक्टिविटी नहीं मान सकते सीखने को। अधिगम एक विशिष्ट प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जो है अधिगम कर्ता भी होता है, ठीक है, और अधिगम जो है अधिगम कर्ता की मनोस्थिति जो है उससे प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर जो ज्ञान देने वाला है बच्चों को शिक्षक, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी अधिगम प्रभावित हो जाता है। कक्षा का वातावरण जो है यह भी अधिगम को प्रभावित कर देता है। जिस कक्ष में बैठ कर के बच्चे सीख रहे हैं, अधिगम की क्रिया हो रही है, उसका जो है भौतिक वातावरण उस कक्षा का भी प्रभावित कर देता है सीखने को। तो सीखना एक सहज प्रक्रिया नहीं है, इसको बहुत सारी क्रियाएं करने का मतलब बहुत सारे घटक हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सूचना, कौशल,
तथा दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो सूचना कोई भी हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अपने को जब मिलती है तो अपना उस इंफॉर्मेशन के कारण व्यवहार जो है बदलता है, चेंज होता है। ठीक है, तो यह सीखना है, अधिगम का क्षेत्र है। इसके अलावा कोई कौशल है, कौशल मतलब स्किल्स जिसको अपने कहते हैं। तो कौशल कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ज्ञान से संबंधित है कौशल। ठीक है, इसके अलावा कोई चित्रकला से संबंधित कौशल है, जैसे बच्चे डायग्राम वगैरह बनाने की बच्चों में कला आती है, ये भी एक कौशल है, स्किल्स है। तो और जैसे मान लो भी कुम्हार मटके बनाता है, तो मटके बनाने का भी इसमें कौशल है, स्किल है। कोई बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग हैंड राइटिंग रखता है, मतलब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में कार्य करता है, तो ये उसकी एक स्किल है। कोई बहुत अच्छे से गाने गाना जानता है, बच्चा बहुत अच्छा गाना गा सकता है, तो उसमें गाना गाने की स्किल्स है, कौशल है मान लो। तो मतलब कोई भी अपने कौशल जो है किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं, स्किल्स उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो अधिगम का क्षेत्र है। अधिगम मतलब वहाँ पर हो रहा है और इसको अधिगम के अंदर ही अपने रख सकते हैं। इसके अलावा अनेक परिस्थितियों में सीखने का संबंध उद्देश्यों से होता है तथा सामाजिक व जैविक अनुकूलन से। तो अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं जिनमें जो है सीखने का संबंध जो है उद्देश्यों से होता है। मतलब कोई विशिष्ट और सामान्य दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। यह भी आप जो है माइक्रो करवा देंगे, आपको लेसन प्लान होगा उसमें माइक्रो करवाएंगे, सूक्ष्म शिक्षण। तो जब आपके ऑफलाइन क्लास लगेगी तो उस माइक्रो के अंदर आपको फिर जो है बताया जाएगा कि दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो जब भी कोई शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाता है, अध्ययन करवाता है, तो वह अधिगम करवाने से पहले या अध्ययन करवाने से पहले या शिक्षण करवाने से पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। मतलब मेरा आज पढ़ाने का ये उद्देश्य रहेगा, या मैं आज आपको ये टॉपिक इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मान लो बच्चों को चुंबक पढ़ाना है अपने, तो बच्चों को चुंबक के बारे में पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा शिक्षक का। मतलब चुंबक के बारे में शिक्षक बच्चों को क्यों बता रहा है, बच्चों का कहीं ना कहीं चुंबक के बारे में सीखना उपयोगी होता होगा, कोई उद्देश्य होता होगा। ऐसे मतलब सामान्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके समान भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। विज्ञान के लिए विशिष्ट उद्देश्य अलग होगा, सामाजिक के लिए अलग होगा, हिंदी के लिए अलग होगा, है ना। तो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है ये अधिगम का क्षेत्र है, अधिगम के क्षेत्र में आते हैं। तो ये अधिगम की प्रकृति का ही बिंदु है। इसके अलावा अधिगम जो है वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित है। उत्तेजक मतलब अपने कोई बाहर से मोटिवेशन दे रहे हैं तो वो उत्तेजक का काम करता है। तो उत्तेजक जो है उससे भी अधिगम प्रभावित होता है। कहने का मतलब अगर अपने मान लो कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं कक्षा के अंदर, अधिगम की क्रिया चल रही है, तो उसमें अगर कोई उत्तेजक है तो वो अधिगम को प्रभावित करेगा। तो जैसे मान लो पुरस्कार, अपने कह सकते हैं बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है या दंड दिया जाता है, तो वो एक प्रकार के उत्तेजक का कार्य करता है बच्चों के लिए, जिसको पुनर्बलन भी कहते हैं। मनोविज्ञान के अंदर इसको पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। तो वो जो है उत्तेजक जो है ये अधिगम को प्रभावित करता है। अगर उत्तेजक की उपस्थिति है तो अधिगम की गति जो बढ़ सकती है या तेज हो सकती है, उत्तेजक नहीं है तो अधिगम की गति कम हो सकती है। तो उत्तेजक जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो रुचि है, किसी कार्य में बच्चे की निपुणता है, योग्यता है, यह भी सीखने की क्रिया की ही उपज है। मतलब अपनी किसी भी क्षेत्र में रुचि है, पर्सनल इंटरेस्ट है, और अपने मान लो किसी विषय विशेष में रुचि है, पढ़ने के अंदर कोई सब्जेक्ट के अंदर अपनी रुचि है ज़्यादा, अपने को वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, या अपने को गाना गाना अच्छा लगता है, या अपने को खेलना अच्छा लगता है, या अपने को जो है घूमना अच्छा लगता है, तो ये क्या है जो रुचियां हैं यह अधिगम के कारण ही जो है उत्पन्न होती हैं, या अपने कह सकते हैं ये अधिगम की ही उपज है। जब बच्चा
जो है नया ज्ञान ग्रहण करता है किसी भी क्षेत्र के बारे में या किसी भी विषय के बारे में, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और वो अगर अधिगम अच्छे से हो रहा है बच्चे में, तो धीरे धीरे वो उसकी रुचि का एक हिस्सा बन जाएगा और वो उस विषय के ज्ञान में अधिक रुचि लेने लग जाएगा। तो अपने कहते हैं रुचियाँ जो है, फिर निपुणता, किसी भी कार्य में निपुणता तभी आती है जब अपने बार बार किसी कार्य को करते हैं या अपने बार बार किसी कार्य का अभ्यास करते हैं। तो जब अपने बार बार किसी कार्य का अभ्यास करेंगे तो उस कार्य में निपुणता आ जाती है। तो ये भी अधिगम का क्षेत्र है और अधिगम की उपज है। फिर जो है सीखना समायोजित हो सकता है अथवा असमायोजित, मतलब अपने कोई नई चीज़ सीखेंगे, अधिगम की क्रिया होगी तो या तो समायोजित हो सकता है या असमायोजित। या तो अपने जो है उसमें समायोजित हो जाएंगे, अपने आप को उसके अनुसार एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो भी अपने नया ज्ञान सीखा अपने व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और अपने आप को उसके अनुसार समायोजित कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया अपने उसके साथ। या फिर असमायोजित होगा, मतलब अपने कोई चीज़ सीखी उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो अपने को रास नहीं आ रहा, अपने उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, मतलब उस बदली हुई परिस्थिति में अपने एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो सीखना समायोजित भी हो सकता है, असमायोजित भी हो सकता है, अपने उसमें एडजस्टमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार का हो सकता है सीखना। इसके अलावा सीखना सही हो सकता है या त्रुटिपूर्ण। सीखना सही भी हो सकता है, गलत भी। मान लो कुछ अच्छी आदतें भी सीख सकता है बच्चा, स्थायी व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तो कुछ बुरी आदतें बच्चा सीख सकता है जिससे उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। तो जैसे मान लो कि बच्चा जो है चोरी करना सीख जाता है, तो ये त्रुटिपूर्ण अधिगम है। किसी दूसरे साथी, अपने साथी बच्चे को देखता है, वो बच्चा चोरी करता है, तो उसके साथ उसको देख देख के ये जो साथ वाला बच्चा वो भी चोरी करना सीख जाता है, चोरी करने लग जाता है। तो किसी दूसरे को देख करके उसमें नई आदत आई, उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ, अधिगम है, लेकिन त्रुटिपूर्ण अधिगम है। ठीक है। या जो है अच्छी आदत का बच्चे को दूसरे में देखकर दूसरा बच्चा जो है पढ़ता है, अच्छे अंक लाता है, तो उसको देख करके साथ वाले बच्चे में भी बढ़कर अच्छे अंक लाने की आदत का विकास हो गया। तो यह अच्छा अधिगम भी है और त्रुटिपूर्ण अधिगम, दोनों अपने इसमें मतलब देख सकते हैं। सीखना कहने का मतलब त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। इसके बाद है सीखना व्यवहार अथवा क्षमता में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन है। सीखना जो है वो व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन है और मानव जो है उसकी कुछ क्षमताओं में यह अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है। कई बार जो है सीखना जो है अधिगम जो वो अस्थायी परिवर्तन भी हो जाता है कि कुछ समय के लिए वो परिवर्तन रहता है, उसके बाद जो है वो परिवर्तन वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता है। तो अधिगम जो है वास्तव में व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अस्थायी हो जाता है। मतलब अपने कुछ नई आदत आई अपने अंदर, कुछ नया ज्ञान लिया और अपने व्यवहार में परिवर्तन हो गया। वो कुछ समय के लिए है ना, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए अपने शरीर में रहा, फिर पुरानी पहले वाली आदत आ गई, नई आदत जो है वो अपने छोड़ दी। तो इस प्रकार से अस्थायी भी यह हो सकता है। इसके अलावा अधिगम व्यवहार का संगठन है, अपना जो शरीर का जो है, बॉडी का जो है जो बिहेवियर है अपना, जो अपने जो व्यवहार करते हैं शरीर के अंदर, अपने जितने भी अंग हैं उन सब का अपने किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं उनको, या अपने कैसा बिहेव करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो जो है सीखना ही है। और सीखना अपने व्यवहार का संगठन है। ठीक है। जैसे अपने चलते कैसे, ये भी अपना व्यवहार है, अपने बोलते कैसे हैं, ये भी अपना व्यवहार है, अपने दूसरों के साथ बातें कैसे करते हैं, ये अपना व्यवहार है, अपने खाना कैसे करते हैं, ये अपना व्यवहार है, पानी पीसे करते हैं, पानी कैसे पीते हैं, ये भी अपना व्यवहार है। तो जो व्यवहार है, बिहेवियर है अपना, इसका जो संगठन है, यह संगठन भी एक प्रकार से अधिगम ही है। तो अधिगम कहने का मतलब अपने पूर्ण संपूर्ण व्यवहार का एक संगठन ही होता है। इसके अलावा अधिगम जो है नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। अधिगम जो है नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है, मतलब नवीन प्रक्रिया होती है अधिगम के कारण। अगर मान लो अधिगम हो जाता है, अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसके कारण फिर नवीन प्रक्रिया होती है।
जैसे मान लो आपने कोई नई चीज़ सीखी, कोई नया ज्ञान आया अपने अंदर, या किसी बच्चे ने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया या कोई नई चीज़ देखी है, तो उसको देखने के बाद अगर वो अपने व्यवहार में उस चीज़ को लाएगा तो उसके व्यवहार में फिर परिवर्तन होगा, तो उसमें कोई नई आदत आएगी। तो मतलब अधिगम से कोई नवीन प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि करता है, मतलब नवीन प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में दो मूल तत्व निहित हैं, परिपक्वता और अनुभूति। सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम जो है, इसमें दो मूल तत्व होते हैं, दो मुख्य बिंदु है इसमें सीखने में। अपने कह सकते हैं एक तो परिपक्वता और एक अनुभूति। जब अपने कुछ नया ज्ञान सीख लेते हैं या अपने शरीर के अंदर कोई नया ज्ञान आने से अपने शरीर में कोई नई आदत आ गई है, अपना व्यवहार बदल गया है, तो फिर धीरे धीरे उस नई आदत के अंदर परिपक्वता आती है। ठीक है, मान लो कि अपने कोई ज्ञान लिया, उस ज्ञान के कारण अपने में कोई शरीर के अंदर कोई नई आदत का विकास हो गया, अब उस नई आदत के अंदर धीरे धीरे परिपक्वता आती है, तो वो अधिगम के कारण ही आती है। तो मतलब परिपक्वता आना, ठीक है, परिपक्वता किसमें आना, व्यवहार के अंदर, व्यवहार के अंदर परिपक्वता आना जो है, यह भी अधिगम है। और अनुभूति, फिर जब व्यवहार में परिपक्वता आती है या व्यवहार में चेंज होता है, व्यवहार बदलता है, तो उसकी अनुभूति भी होती है। तो अनुभूति होना व्यवहार बदलने की, यह भी अधिगम है। और वो जो है परिपक्वता आती है, यह भी अधिगम के कारण ही आती है। इसके अलावा अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। अभिप्रेरणा जो होती है, जिससे अपने मोटिवेशन मिलता है बच्चे को अपने अभिप्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए या किसी भी कार्य के लिए बच्चे को अपने प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो जो अभिप्रेरणा होती है, ये सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाती है। अगर बच्चे जो कक्ष में ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षक से कुछ सीख रहे हैं, अगर उनको मोटिवेट किया जाए, सीखने के लिए तत्पर किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो वो जो है सीखना गतिशील बना रहेगा, बच्चे सीखते रहेंगे और सीखने में रुचि भी लेंगे। अगर बच्चों को प्रेरित नहीं किया जाएगा, प्रेरणा नहीं दी जाएगी, तो बच्चे सीखने में रुचि भी नहीं लेंगे और अधिगम जो है वो अच्छे से संपन्न नहीं होगा, मतलब स्थायी नहीं होगी अधिगम की प्रक्रिया। तो कहने का मतलब मोटिवेशन जो है ये सीखने को गतिशील बनाता है, सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यह अधिगम की प्रकृति थी, इसके पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो ये अपना नेचर जो है अधिगम की वो कंप्लीट हो गई है। अब अपने पास है दूसरा, ये इसी में था भी अधिगम के प्रकार अपने पढ़ने थे, तो वो अपने कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे अपने अधिगम की प्रकृति। तो अधिगम के नेचर के बारे में आपको मैंने जो पॉइंट बता दिए उनको आप अच्छे से देख लेना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। तो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का 3rd पेपर है, आपको कल भी मैंने बता दिया था। तो इसकी कल पहले वीडियो बनाई थी अपने, आज दूसरी है। तो कल वाले के अंदर तो आपको अधिगम का परिभाषा बता दी थी मैंने, आज अपने अधिगम की जो है प्रकृति पढ़ ली है। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने अधिगम कितने प्रकार का हो सकता है, मतलब कैसे कैसे सीखा जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।